पाठ शुरू करते हैं। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। लेखिका बचेंद्री पाल। ये कोई साहित्यकार नहीं थी, बल्कि इन्होंने अपनी इस यात्रा को, जो इन्होंने एवरेस्ट की यात्रा की थी, उसको इन्होंने कलमबद्ध किया है, लिखा है। वही पाठ, वही इनका संस्मरण यहाँ पर हमें पढ़ने के लिए मिल रहा है। बहुत सुंदर वर्णन है, पढ़ते हुए आपको भी आनंद आएगा और ऐसा लगेगा मानो हम भी इनकी इस यात्रा में शामिल हैं। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था। अग्रिम दल कहते हैं आगे जाने वाला दल। अब इनके दल से पहले एक और दल था, एक और टीम थी। इनकी जो अभियान वाली टीम थी, उसके आगे एक और टीम चल रही थी जो रास्ते की तैयारी करते हुए चल रही थी। एक मजबूत अग्रिम दल, अग्रिम माने मैंने पहले बताया आपको, आगे चलने वाला, पहले ही चला गया था, जिससे कि हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। दुर्गम कहते हैं जहां पहुंचा ना जा सके, हिमपात कहते हैं बर्फबारी को। तो एक अग्रिम दल इनके लिए आगे आगे चल रहा था, जो बेस कैंप तक का जो रास्ता था। इस एवरेस्ट की यात्रा में बहुत सारे कैंप बनाए गए। तो सबसे पहला कैंप जो था, जहां से इन्हें शुरू करना था, वो बेस कैंप था। तो ये जो दल था पहले चला गया, जो इनके बेस कैंप तक के रास्ते की जो बर्फ पड़ी हुई थी, रास्ता पूरा ब्लॉक हो जाता है, तो उस रास्ते को साफ कर सके। नमचे बाजार, ये वहाँ की एक जगह का नाम है। शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांव के होते हैं। शेरपा कहते हैं पहाड़ी कुलियों को। तो यहाँ पर इनके साथ, इनके दलों के साथ कुछ कुली भी मिलते थे इन्हें। तो ये जो सभी शेरपा थे, इन्हें शेरपा कहा जाता था। ये इसी स्थान के होते थे। यह नमचे बाजार ही था जहाँ से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा था। निहारना माने देखना। नमचे बाजार से बिल्कुल साफ दिखाई देता है एवरेस्ट। यहाँ से भी ये दूर से दिखता है, लेकिन तो ये यहाँ पर खड़ी थी और सबसे पहली बार इन्होंने एवरेस्ट को यहीं से नज़दीक से निहारा था, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। यह नाम मुझे अच्छा लगा। नेपालियों में एवरेस्ट का जो शिखर है, चोटी है, उसको सागर माथा कहा जाता है। सागर माथा शब्द मतलब सागर का मस्तक। ये कहती है मुझे ये नाम बहुत सुंदर लगा, क्योंकि वाकई ये इसको सूट करता था। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल, जिसे प्लूम कहते थे, वो देखा। यह पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। अभी एवरेस्ट की ओर चल दी हैं। गौर से देखा इन्होंने दूर से, तो क्या देखा कि बर्फ, उसकी चोटी पर, एवरेस्ट की चोटी पर बर्फ का बड़ा सा झंडा सा लहरा रहा है। तो इन्हें पता लगा बाद में क्या था ये। मुझे बताया गया यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था। आपके इलाकों में जैसे आंधी चलती है, धूल उड़ती है, जब बहुत तेज आंधी चलती है तो उसकी धूल में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे ही करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहाँ हवाएं चल रही थी एवरेस्ट की चोटी पर, शिखर पर, और उससे वहाँ जो बर्फ थी उसके कण उड़ रहे थे। जैसे हमारे यहाँ धूल के कण उड़ते हैं, वहाँ बर्फ के कण उड़ रहे थे, और उससे वो जो जगह थी वो पूरी धूमिल हो गई थी। जैसे धूल की आंधी दूर से मटमैली सी दिखाई देती है, वैसे ये सफ़ेद सफ़ेद दूर से एक झंडा सा दिखाई दे रहा था जो बर्फ उड़ रही थी। क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था, बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। दूर से तो छोटा सा एक ध्वज जैसा ही दिखाई दे रहा था, लेकिन ये कहती है कि ये छोटा नहीं था, बल्कि ये 10 किलोमीटर, आप मानिए कितना बड़ा हो सकता है। ये जो बर्फ का ध्वज था एवरेस्ट की चोटी पर, करीब उसकी लंबाई 10 किलोमीटर या इससे भी अधिक लंबी हो सकती थी। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ों पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था। जो पर्वत के शिखर पर जाना चाहते थे उन्हें तो पहले ही मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता था, मानसिक रूप से तैयार होना पड़ता था कि इन तूफानों को तो उसे झेलना ही पड़ेगा, तभी जा सकता है, विशेषकर खराब मौसम में। और पर्वतीय क्षेत्रों में जब मौसम खराब होता है तो सोचिए कि कितना बुरा समय आ जाता है। यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था, फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिन चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। वह कहती है कि बहुत मुश्किल था, बड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी मन में जो एक लगन थी, जो एक आकर्षण था एवरेस्ट के प्रति, वो उस इच्छा को दबने ही नहीं दे रहा था और वह हर तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए जाना चाहती थी।
जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, हमें हिमस्खलन कहते हैं बर्फ टूटकर गिरना, बर्फ की चट्टानें गिरना, तो हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। अब ये आम बात है, जो पर्वतारोही होते हैं उनके साथ चलने वाले या वो लोग बर्फ के तूफानों में फंसते हैं और अक्सर किसी न किसी की मृत्यु होती रहती है, तो ये बड़ी विपरीत सी परिस्थिति होती है। तो सबसे पहले इन्हें एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लहोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान धसक गई थी। 16 शेरपा कुलियों में से 1 की मृत्यु हुई और 4 घायल हो गए। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया। अब देखिए इनके नेता कौन थे, इनके नेता थे कर्नल खुल्लर। तो उन्होंने जब देखा कि इनके चेहरे पर अवसाद छाया है, अवसाद का मतलब होता है डिप्रेशन। अब ऐसा समाचार मिल रहा था, देखिए पहले एक शेरपा कुली की मृत्यु का समाचार मिला, उसके बाद एक चट्टान खिसकने से 16 शेरपा कुलियों के दल में से ये इन्हें समाचार मिला था, 4 घायल हो गए, 1 मर गया। तो ये सब जो चीज़ें थी ये किसी के आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए, किसी को डिप्रेशन में डालने के लिए काफ़ी थी। इनके नेता ने पहचान लिया कि इनकी हिम्मत कम हो रही है, इनका हौसला कम हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। तो सोचिए कि जो लोग सेना में लड़ने जाते हैं तो उन्हें ये सोचकर ही जाना पड़ता है कि मृत्यु भी मिलेगी तो सहज भाव से स्वीकार की जाएगी। तो ऐसे ही कर्नल खुल्लर ने बताया कि तुम एवरेस्ट की चोटी पर जा रहे हो, यहाँ पर खतरों से सामना तो तुम्हारा होता ही रहेगा और यहाँ पर तुम्हें मृत्यु को भी सहज भाव से स्वीकार करने की आदत डालनी पड़ेगी। उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी सबसे बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। अवगत माने परिचित कराया। मैंने आपको पहले बताया था एक दल जो आगे आगे जा रहा था उसको लीड कर रहे थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे प्रेमचंद। उन्होंने बताया कि खुम्बू हिमपात की स्थिति तो बहुत खराब है। क्या बताया उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1 जो 6000 मीटर तक पर था तो वहाँ तक का ठीक ऊपर वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया है। और उन्होंने ये भी बताया कि पुल बनाकर रस्सियाँ बांधकर झंडियों से रास्ता चिन्हित करके सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। जायजा लेना मतलब पता लगा लेना। अब इनके नेता ने प्रेमचंद ने इन्हें बताया कि हमने 6000 मीटर तक का रास्ता साफ कर दिया है और तुम्हारी निशानी के लिए हमने वहाँ पर रस्सी के पुल बना दिए हैं, रस्सियाँ बांध दी हैं, रास्ते में छोटी छोटी झंडियाँ लगा दी हैं जिससे तुम्हें चिन्ह मिल सके वहाँ तक जाने के लिए। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। उनके नेता ने बताया कि हिमपात क्या है, हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव आते रहते हैं। ग्लेशियर बर्फ की नदी है और लगातार बर्फ पड़ रही है। अगर तुम आगे अभी नहीं बढ़ोगे तो ये जो हम काम पीछे करके आए हैं, 6000 मीटर तक का रास्ता साफ करके आए हैं, ये सभी बेकार हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम शायद दोबारा करना पड़ सकता है।